नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण विधि के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो आज की इस श्रृंखला में लगभग 15 प्रश्न होंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस रिपीट होता है आपके आगामी एग्ज़ाम में तो आपका वहाँ से कोई भी प्रश्न गलत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न। प्रश्न है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। ऑप्शन सी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर और ऑप्शन नंबर डी है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो अगर प्राथमिक स्तर यानी कि निम्न स्तर पर देखा जाए पहली से 5वीं कक्षा में तो बालकों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ यह भी आवश्यक होता है कि उनकी शारीरिक वृद्धि को ध्यान में रखा जाए, यानी कि शारीरिक वृद्धि और विकास पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है प्राथमिक स्तर पर। और इसके लिए सर्वोत्तम विधि जो होती है वह होती है खेल विधि, जिससे बच्चे की शारीरिक विकास तो होता ही है, साथ ही उसका मानसिक या कहें कि सर्वांगीण विकास होता है। और यहाँ पर तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न कक्षाओं में यानी कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जो है वह विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है मानसिक विकार से, ऑप्शन बी है गणितीय विकार से, ऑप्शन नंबर सी है पठन विकार से और ऑप्शन नंबर डी है व्यावहारिक विकार से। तो डिसलेक्सिया जो है वह एक पठन संबंधी विकार है जिसमें कि बालकों को अक्षरों को पहचानने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है और उसका जो बच्चों का अधिगम होता है वह इसके वजह से बाधित होता है। किसके वजह से? तो डिसलेक्सिया की वजह से। और इस विकार को दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए कि मौखिक कार्य का अभ्यास पर बल देना चाहिए। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, ऑप्शन बी है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, ऑप्शन सी है विशेष विद्यालयों में, ऑप्शन नंबर डी है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो जो विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं या आप यूँ कहें कि जो बच्चे अक्षम होते हैं उनकी शिक्षा का प्रबंध जो है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही होना चाहिए। ठीक, जो विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि अपनी आवश्यकताओं और ज़रूरतों को पूरा कर सके जो अक्षम बच्चे हैं और साथ ही साथ वे सामान्य बच्चों की जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनसे प्रभावित रहें और भविष्य में उनको ऐसा ना हो कि हम अक्षम हैं तो हमको अलग से शिक्षा दी जा रही है, यानी कि साथ में सभी बच्चों को साथ में शिक्षा देनी चाहिए। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। ऑप्शन नंबर ए है सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, ऑप्शन बी है पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, ऑप्शन सी है एक दिशी रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, ऑप्शन नंबर डी है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो अधिगम प्रक्रम में अभिप्रेरणा जो होता है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि जब बच्चों को सिखाना है, कुछ भी सिखाना है बच्चों को तो अभिप्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वहाँ पर। और अभिप्रेरणा के माध्यम से जो बच्चे सीखते हैं
अगर बच्चों को अभिप्रेरित किया जाए सीखने के लिए तो उनमें रुचि का विकास होता है, और जब रुचि के साथ बच्चा सीखता है तो अधिगम जो होता है यानी कि सीखना जो होता है बच्चों का वह अधिक प्रभावी होता है और स्थायी भी होता है। जब बच्चे रुचि के साथ किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो उनका जो ज्ञान होता है वह स्थायी होता है। ठीक, तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण जो है वह नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को ऑप्शन नंबर ए है निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है। ऑप्शन बी है उनके दैनिक कार्य में उनके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन सी है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए तथा ऑडियो सीडी के ज़रिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो अगर न्यून दृष्टि वाला बच्चा है यानी कि अगर देखने में अक्षम बच्चा है जिसको देखने की समस्या है तो उसके लिए कक्षा में क्या होना चाहिए कि सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए। जैसा बर्ताव एक सामान्य बच्चे से किया जाता है वैसा ही बर्ताव जो न्यून दृष्टि वाले बच्चे हैं उनके साथ भी करना चाहिए। और उसके साथ ही साथ कुछ विशेष चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे ऑडियो सीडी के ज़रिए बच्चों को सहायता प्रदान करनी चाहिए। ठीक, तो जो कक्षा 5 यानी कि प्राथमिक स्तर के न्यून दृष्टि वाले बच्चे होते हैं उनके साथ जो व्यवहार होता है वह सामान्य बच्चों की तरह ही करना चाहिए। और उसके अधिगम को बढ़ाने के लिए जो भी हो सके श्रव्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, ताकि उससे दृष्टि क्षमता के अभाव में उनके अधिगम पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। यानी कि अगर बच्चे को देखने की अक्षमता है तो उससे उसके सीखने पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको आगामी परीक्षा में आपके लिए यह सहायक सिद्ध हो। तो अगला प्रश्न देखते हैं, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है श्रव्य साधन, ऑप्शन बी है दृश्य साधन, ऑप्शन सी है दृश्य श्रव्य साधन। और श्यामपट्ट जो होता है वह एक दृश्य साधन है। हाँ, दृश्य ज्ञानेंद्रियाँ यानी कि आँख इससे प्रेरित होती हैं और वे दृश्य शिक्षण सामग्री जिससे कि बच्चा जो है जो देखने में सहायक होता है। तो श्यामपट्ट जो होता है वह शिक्षण सामग्री में एक दृश्य साधन होता है। इसके साथ ही साथ दृश्य साधन के अंतर्गत और भी आते हैं, जैसे मानचित्र हो गया, रेखा चित्र हो गया, मॉडल हो गया, ये सभी जो है वह दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है श्यामपट्ट पर लिखना, ऑप्शन बी है प्रश्नों को हल करना, ऑप्शन सी है प्रश्न पूछना और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो शिक्षण कुशलता को देखा जाए तो सभी संबंधित होते हैं शिक्षण कुशलता से। हाँ, जैसे शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होता है कि शिक्षक जो होता है वह सभी शिक्षण कौशल में कुशल हो, चाहे जिस तरीके का शिक्षण हो उसमें अध्यापक को कुशल होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है। अगला प्रश्न है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें ऑप्शन नंबर ए है कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, ऑप्शन बी है कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और ऑप्शन नंबर डी है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जो भी विद्यार्थी या जो भी स्टूडेंट कक्षा में प्रश्न पूछते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर कि लगातार प्रश्न पूछने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे प्रश्न पूछे तो आप उनको डांट कर चुप करा दें।
हमेशा जब भी बच्चा प्रश्न पूछता है तो आप उसको प्रोत्साहित करें ताकि जो भी समस्या है उसका समाधान हो सके। तो कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थी के प्रश्न पूछने पर वे क्या होते हैं कि जब बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो उत्सुक होते हैं, उत्सुक होकर ही प्रश्न पूछते हैं। तो उसकी उत्सुकता को शांत करना जो है वह जिम्मेदारी होती है शिक्षक की। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि बच्चे की जो समस्या है उसका समाधान हो सके और बच्चे का अधिगम जो है वह सकारात्मक रूप से अच्छे से होता रहे। ठीक। अगला प्रश्न है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। तो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रॉबेल ने। हाँ, और मनोवैज्ञानिक थे फ्रॉबेल, एक मनोवैज्ञानिक। तो मनोवैज्ञानिक फ्रॉबेल ने 1840 में जर्मनी में, कब, 1840 में इन्होंने जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला और किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन भी किया। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि किंडरगार्टन जो पद्धति है, किंडरगार्टन जो शब्द है, इसका अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रॉबेल। ठीक। अगला प्रश्न है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है बच्चे की उपेक्षा करेंगे, ऑप्शन बी है अभिभावक को लिखेंगे, ऑप्शन सी है आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे और ऑप्शन नंबर डी है बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जो चीज़ें शिक्षण के लिए पॉजिटिव हों वही आंसर आपका राइट होगा। जैसे एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, तो ये तो निगेटिव हो गया। अभिभावकों को लिखेंगे, ये भी एक तरह से निगेटिव ही है। और बच्चों को दंड देना भी निगेटिव आता है, निगेटिव के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। यदि छात्र का अभिभावक जो है विद्यालय में किसी कारण की वजह से शिक्षक से मिलने नहीं आता है तो शिक्षक का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह स्वयं अभिभावक से मिलने उनके घर जाए और जो उनके अभिभावक हैं छात्र के, उनसे बात करें। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी बच्चों को समस्या है उस समस्या से संबंधित बातों को करने के लिए एक शिक्षक को अभिभावक से मिलना जाना चाहिए, यानी कि उनको मिलने जाना चाहिए। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन नंबर ए है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, ऑप्शन बी है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, ऑप्शन सी है बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है, ऑप्शन नंबर डी है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठा अवधि है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि बचपन जो है वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। जब बचपन अवस्था में, यानी कि बचपनावस्था में आप कह सकते हैं बाल्यावस्था में बच्चा होता है, तो वहाँ पर जो वृद्धि होती है और परिवर्तन जो होता है वह काफ़ी तेज़ी से होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक। अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है। तो प्रश्न है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि ऑप्शन नंबर ए है बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा, ऑप्शन बी है पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, और ऑप्शन नंबर सी है निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें, और ऑप्शन नंबर डी है परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण की बात हुई है। तो एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के पूर्व यह आवश्यक होता है कि शिक्षक
छात्रों को परीक्षण में आने वाले प्रश्नों के प्रारूप की जानकारी दे और अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कराए ताकि बच्चे से प्रश्न जो है गलत ना हो। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ऑप्शन नंबर ए है सुनिर्मित पाठों में, ऑप्शन बी है स्वतंत्र अध्ययन में, ऑप्शन सी है नियोजित निर्देश में और ऑप्शन नंबर डी है अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो अगर असंगठित घर से आने वाले बच्चों को देखा जाए, असंगठित यानी कि वह परिवार जहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में प्रेम न हो, वैसे परिवार। तो असंगठित परिवार से आने वाले बच्चों में उनके वातावरण का प्रभाव जो है काफ़ी अधिक पड़ता है, जिससे उनमें अनुशासन और आत्मनिर्भरता का जो गुण होता है उसका अभाव पाया जाता है और इन गुणों के अभाव में बालक जो है वह स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई का अनुभव करता है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप, ऑप्शन नंबर ए है उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, ऑप्शन बी है उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे और ऑप्शन नंबर सी है उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे और ऑप्शन नंबर डी है उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे कि उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, जिससे कि बच्चे में इंटरेस्ट का विकास हो। यानी कि इंटरेस्ट जब बच्चे में आएगा तो बच्चा उस समस्या को आसानी से सीखेगा भी, जो भी टॉपिक है, जो भी समस्या है उसकी, जिस भी टॉपिक को वह सीख नहीं पा रहा है तो उसको वह इंटरेस्ट के साथ सीखेगा। तो बच्चे में रुचि जगाना जो है वह अध्यापक का की एक तरह से आप कहें तो जिम्मेदारी होती है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उन्हें उनकी रुचि अथवा आप उनके विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, जिससे कि बच्चे का अधिगम आसानी से हो जाए। ठीक, अगला प्रश्न और आज की सीरीज़ का लास्ट प्रश्न देखते हैं, जो कि 15वां प्रश्न है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उस अवस्था को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है संवेदन प्रौढ़ अवस्था, ऑप्शन बी है औपचारिक अवस्था, ऑप्शन सी है पूर्व क्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन नंबर डी है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो यह जो अवस्था है चारों, इस अवस्था को दिया है जीन पियाजे ने। आप सभी को पता होगा, जीन पियाजे की थियरी आपने पढ़ी होगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकती हैं जीन पियाजे की थियरी को। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो जो तीसरा चरण होता है, अर्थात जो मूर्त क्रियात्मक अवस्था होता है, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होता है, उसमें बालक जो है किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है और इसी अवस्था में बालकों में चिंतन, तर्क, वितर्क, इन सब गुणों का विकास होता है। तो प्रश्न का राइट आंसर, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।